आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ये कहानी लेखिका आर.एन. सोनिया द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है कितनी मोहब्बत है। इस कहानी के सारे राइट्स लेखिका के पास सुरक्षित हैं। ये कहानी YouTube पर पहली बार अपलोड की गई है। अगर ये कहानी कहीं और प्रकाशित हुई तो उसको नियमों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप आपके चैनल पर कॉपीराइट भी आ सकता है। तो कृपया करके इस कहानी को चोरी करने की कोशिश ना करें। रात का पहर, कमरे में गुप्त अंधेरा, चारों ओर पसरा सन्नाटा और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान से गिरती तेज बारिश की बूंदें, जिसके महीन छींटे हवा के झोंके के साथ खिड़की से बाहर देखते हुए रोहित प्रताप सिंह के चेहरे को कभी कभार भिगो जाते थे। विजय प्रताप सिंह और माया प्रताप सिंह उसी अंधेरे कमरे के काउच पर बैठे हुए रोहित से पूछ रहे थे, क्या इस रूम में लाइट नहीं है? रोहित प्रताप सिंह, जी बिल्कुल है। विजय प्रताप सिंह, तो कहाँ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही है। रोहित, मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक लाइट का नहीं, नेचुरल लाइट का आनंद लेना चाहता हूँ, जो तेज गड़गड़ाहट के साथ चमकती हुई कभी कभार मेरे और आपके चेहरे को चमका जाती है। विजय प्रताप सिंह, तो क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? रोहित, लाइट का? विजय प्रताप सिंह, जी नहीं, शादी का। रोहित, जी। विजय प्रताप सिंह, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? रोहित, क्योंकि मैं उससे वादा कर चुका हूँ। विजय प्रताप सिंह, औरत से वादा नहीं, मोहब्बत की जाती है। यूं ही अगर तुम वादों के जाल में फंस गए तो सारी उम्र मोहब्बत नहीं, वादे निभाते रह जाओगे। रोहित, मैंने मोहब्बत में ही वादा किया है। विजय प्रताप सिंह, मोहब्बत में वादे नहीं, इरादे किए जाते हैं। रोहित, इरादा भी कर लिया। विजय प्रताप सिंह, हमसे पूछे बगैर? रोहित, मॉम से पूछ लिया था। माया प्रताप सिंह, तुमने मुझसे पूछा नहीं, बताया था कि तुम उस लड़के से मोहब्बत करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो। पूछने और बताने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। विजय प्रताप सिंह, इसी तरह उस लड़की में और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगा। माया प्रताप सिंह, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, वो लड़की इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। रोहित, ओके, तो फिर हम किसी और जगह पर रह लेंगे, अलग, वहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। रोहित बड़ी खींच के साथ ये बात बोलता है तो उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। विजय प्रताप सिंह, रोहित तुम जिद कर रहे हो। रोहित, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जिद कर रहे हैं। मैं तो शादी करना चाहता हूँ, आप लोग जिद करना चाहते हैं। माया प्रताप सिंह, बिहेव योरसेल्फ रोहित, ये कौन सा तरीका है बाप से बात करने का? रोहित, अगर आप हर्ट हो रही हैं मेरे इस तरीके से तो आई एम सॉरी, मैं भी हर्ट हो रहा हूँ। आप लोग अपनी ज़िद पूरी कीजिए, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। इतना कहकर रोहित अपने कमरे से बाहर आता है और नीचे गार्डन में जाकर बारिश में भीगने लगता है। उसी खिड़की से उसके मॉम डैड उसे देखते हैं तो उसके डैड बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, दैट्स ऑल। माया प्रताप सिंह उसे रात के इस पहर में बारिश में भीगते हुए देखती हैं तो घबरा जाती हैं। रोहित बेटा, अंदर आ जाओ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और रात भी देखो बेटा कितनी है, प्लीज़ अंदर आ जाओ। रोहित अपनी माँ की बात अनसुनी कर देता है। विजय प्रताप सिंह, खड़ा रहने दो उसे, बारिश में दिमाग ठंडा होगा खुद ही आ जाएगा। माया प्रताप सिंह, ऐसे नहीं आएगा वो, मुझे जाना पड़ेगा। विजय प्रताप सिंह, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जाने की। माया प्रताप सिंह, नहीं विजय, उसे ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। विजय प्रताप सिंह, उसे ज़रूरत है एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की। माया प्रताप सिंह, जहाँ वो कह रहा है उसकी शादी कर दीजिए, देखिए अब कैसे अपने साथ साथ हमें भी दुखी कर रहा है। विजय प्रताप सिंह, बस निकल पड़ी एक ही बारिश में माँ की ममता भड़क उठी। उसने सारी उम्र हमें इसी तरह बेवकूफ़ बनाया है और अपनी ज़िद पूरी करवाता रहा है। माया प्रताप सिंह, तो ये ज़िद भी पूरी कर दीजिए ना। विजय प्रताप सिंह, वो लड़के ज़िद नहीं, पागलपन है, और ना मैं इस बेवकूफ़ को इस पागलपन का हिस्सा बनने दूंगा, ना तुम्हें ना खुद को। कहकर विजय प्रताप सिंह वहाँ से चले जाते हैं।
माया प्रताप सिंह अपने बेटे को अंदर आने के लिए बोलती रहती हैं, लेकिन रोहित सुनता ही नहीं है, बस भीगता रहता है। विजय प्रताप सिंह मुंबई शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून, सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक, अपने रुबाबदार व्यक्तित्व के भी मालिक हैं। उनकी पत्नी है माया प्रताप सिंह और इकलौता बेटा रोहित प्रताप सिंह, जो बहुत ही जिद्दी, अड़ियल, गुस्से वाला, लेकिन लुक में किसी हीरो से कम नहीं है। वो हमेशा अपनी जिद ऐसे ही मनवाता रहा है और आज भी अपनी जिद मनवाने के लिए बारिश में भीग रहा होता है। उधर आशी अपने आंगन में बारिश में भीग रही होती है और अपने मम्मी पापा को याद करके उसकी आंखों के आंसू भी बारिश की बूंदों के साथ ही बने हुए हैं। जब भी बारिश होती थी तो उसके मम्मी पापा और आशी साथ में भीगते थे। ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ये गाना गाते हुए दोनों आशी को बाहों के घेरे में लिए रखते थे। आशी अपने मम्मी पापा को याद करते हुए अपने बंद आँखों से खुद को अपनी बाहों के घेरे में लिए हुए खड़ी रहती है, जैसे उसके मम्मी पापा आज फिर उसे सीने से लगा कर खड़े हों। अंदर आशी की दादी की सोते हुए अचानक आँख खुलती है। आज आशी अपने रूम में ना सोकर दादी के पास ही बातें करते हुए सो गई थी, तो आशी को अपने पास ना पाकर दादी घबरा जाती हैं और बिस्तर से उठते हुए कहती हैं, हे भगवान, बारिश हो रही है और ये लड़की भी गायब है, आज फिर से रात के इस पहर में भीग रही होगी। कहते हुए दादी आंगन में आती हैं और उससे उसका नाम लेकर झिझोड़ती हैं। आशी, जो अब तक अपनी ही बाहों के घेरे में थी, दादी की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। दादी, आप क्यों बारिश में आ गई? दादी, पागल लड़की, सवाल मुझे करना चाहिए, मुझसे ही सवाल कर रही है, तो फिर से बारिश में आकर भीगने लगी। चल अंदर जल्दी, बीमार पड़ जाएगी। आशी दादी को पकड़कर, दादी आप चलिए अंदर, मैं तो बीमार नहीं पड़ूंगी, लेकिन आप ज़रूर बीमार पड़ जाएंगी। दोनों जल्दी भागकर अंदर जाती हैं। उधर रोहित जब बारिश में भीगकर थक जाता है तो अपने कमरे में जाकर चेंज करता है और सो जाता है। इधर दादी और आशी के अंदर आने पर थोड़ी खटपट होती है तो सोए हुए दादाजी की आंख भी खुल जाती है, तो आशी को पूरी तरह भीगा हुआ देखकर कहते हैं, आशी बेटा, तुम आज फिर भीग रही थी। बेटा, इतनी रात गए बारिश में भीगना सही नहीं है। दादी, हाँ जी, मेरी आँख खुली तो ये थी ही नहीं बिस्तर पर, अब लेकर आई हूँ, नहीं तो मालूम नहीं कब तक भीगती रहती। चल जल्दी अब चेंज कर। आशी, दादी आपके कपड़े भी भीग गए हैं, चलिए आप भी चेंज कीजिए। दोनों चेंज करने चली जाती हैं और चेंज करने के बाद सो जाती हैं। आशी जब 14 साल की थी तो आशी के मम्मी पापा नैनीताल जाते हुए कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन आशी को भगवान ने बचा लिया था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के साथ ना जाकर दादी दादा के पास ही रुकी थी। आशी अपने दादा दादी के साथ ही रहती है। बचपन में ही अपने माता पिता को खो देने वाला इतना बड़ा हादसा देख लेने के बाद आशिक के दिले दिमाग से वो हादसा उतरता नहीं है, जिसमें उसके मम्मी पापा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। लेकिन आशी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत आँखों, तीखे नैन नक्श, काले खले लंबे बाल, गुलाब के पंखुड़े जैसे होंठ वाली चंचल मासूम लड़की है। और इस सब के साथ साथ वो एक समझदार लड़की भी है, जो हमेशा खुश रहती है और अपने दादी दादा को भी खुश रखती है। उसके दादी दादा भी उस पर जान न्यौछावर करते हैं। आशी के दादाजी मोहन कुमार मिश्रा सरकारी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, जिनकी पेंशन से घर का खर्च ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन आशी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, जिससे उनके परिवार के खर्चे बहुत अच्छे से पूरे हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आशी बच्चों के एक एनजीओ के लिए भी काम करती है। उसे छोटे बच्चों और बुजुर्गों से बहुत लगाव है। सुबह रोहित की आंखें खुलती हैं, अंगड़ाइयाँ तोड़ रहा होता है, तभी उसका सेल फोन रिंग होता है। टीना, गुड मॉर्निंग रोहित। रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग। टीना, क्या हुआ रोहित? रोहित, कुछ नहीं। टीना, कुछ तो हुआ है। रोहित, नहीं, रात नींद ठीक से नहीं आई बस। टीना, अच्छा ठीक है रोहित, मौसम देखो कितना खूबसूरत है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। रोहित,
मुझे ऑफिस में काम है। टीना। रोहित, काम बाद में कर लेना, प्लीज आ जाओ ना। रोहित, ठीक है आ रहा हूँ। रोहित फोन रखने के बाद फ्रेश होता है, नहाता है और अपने कमरे से निकलकर नीचे आता है। मॉम डैड दोनों नाश्ता कर रहे थे। देखती ही मॉम बोलती हैं, आ जाओ रोहित, नाश्ता कर लो बेटा, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो बोल ही रही होती हैं, लेकिन रोहित अनसुनी करके घर से बाहर निकल जाता है। मॉम आवाज़ देती रह जाती है। विजय प्रताप सिंह माया को कहते हैं कि देख लिया, बस हमारे लाड प्यार का नतीजा। माया कुछ नहीं बोलती, बस विजय प्रताप सिंह को देखती रहती है। रोहित बीच पर पहुंच जाता है, जहां टीना रोहित का इंतजार कर रही होती है। वेस्टर्न लुक में टीना काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। रोहित, हाँ बोलो। टीना, तो क्या फैसला किया है तुमने? रोहित पानी में कंकड़ मारते हुए, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। टीना चौंकते हुए, क्या सोच रहे हो तुम? मुझसे शादी करने के लिए अभी भी सोच रहे हो? रोहित थोड़ा मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। टीना, मुझे लगा कहीं तुम अंकल की बातों में आकर बैक फुट पर ना चले जाओ। रोहित, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। टीना, जाने की सोचना भी मत, रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से बनते हैं रोहित, बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है इनमें, जैसे हम दोनों ने अपने खूबसूरत साल एक दूसरे में इन्वेस्ट किए हैं। खुशी के मौके हंसते हैं और गम के मौके रोते हैं। मिल तो तुम्हें भी कोई जाएगी और मैं भी कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ, मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मगर ये जो बॉन्डिंग है ना रोहित, ये नहीं मिलेगी। रोहित, या यू आर राइट, एक दूसरे के लिए ही बने हैं हम, एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। रोहित टीना के सीने पर नकली गुस्से से मारते हुए, तुम खुशी की बात करते हो, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई आया भी तो या तो मैं उसको या खुद को मार दूंगी। और दोनों मुस्कुराने लगती हैं। टीना रोहित के सीने से लग जाती है। टीना जो ना सिर्फ एक प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की उपविजेता रह चुकी थी, बल्कि वर्तमान में मॉडलिंग इंडस्ट्री में खासा नाम कमाने के साथ अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रही थी। बिजनेस इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुका आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी रोहित प्रताप सिंह एक पुरस्कार समारोह में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड टीना के हाथ से लेते हुए स्वयं उसे अपना दिल दे बैठा था। खूबसूरत खिलखिलाती टीना पहली नज़र में ही उसे आकर्षित कर गई थी। 2-3 मुलाकातों के बाद ही रोहित को टीना में ही अपना भविष्य दिखाई देने लगा था। टीना के व्यवहार की तल्खी और अपने प्रोफेशन से जुनूनी लगाव को देखकर रोहित के पिता विजय प्रताप सिंह ने प्रेम के सागर में गोते लगा रही रोहित की नैया को कई बार रोकना चाहा, लेकिन रोहित के दिल में टीना के लिए उत्पन्न हुए विकट आकर्षण के सामने उनकी एक ना चली और टीना से शादी करने के वादे करने लगा। दीवानगी के हद तक टीना को चाहने के बाद उसे अपने जीवन में लाने के लिए रोहित अपने मॉम डैड के सामने बहस पर उतारू हो जाता है। उधर राशि जल्दी जल्दी ऑफिस का काम पूरा करने के बाद ऑफिस से निकलती है। अपनी स्कूटी उठाकर तेज स्पीड में केक शॉप पर पहुंचती है, क्योंकि आज एनजीओ की 8 साल की मासूम माही का बर्थडे था और आशिक को ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया था। आशी ने सही वक्त पर आने का वादा किया हुआ था माही से, लेकिन ऑफिस में आज बहुत काम था तो निकल नहीं पाई। अब जल्दी से केक और ज़रूरी सामान और बहुत से गिफ्ट्स लेकर आशी एनजीओ पहुंचती है। वाइट बॉर्डर वाले येलो लॉन्ग कुर्ते के साथ वाइट चूड़ीदार और वाइट दुपट्टा, कानों में मैचिंग इयररिंग्स, आंखों में काजल, होठों पर लिप ग्लॉस, खुले स्ट्रेट बाल जिनकी लटी हवा के कारण उसके चेहरे पर बार बार आकर उसको खूबसूरती को दोगुना कर जाती थी। जैसे ही एनजीओ में कदम रखती है, सभी बच्चे उसे देखकर दूर से भागकर ही उससे लिपट जाते हैं, सिवाय माही के। आशीष सब बच्चों को प्यार करती है और फिर माही के पास आकर उसके गाल को चूमते हुए उसे बर्थडे विश करती है। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। माही थोड़ा नाराज़ थी तो आशी उसे मनाते हुए गाना गाती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी, कैसे न हंसोगी, देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। आशी गाते हुए अपने कान पकड़कर माही की तरफ माफ़ी मांगने का इशारा करती है। माही दौड़कर आशी के गले लग जाती है। माही का जन्मदिन था तो पूरे एनजीओ को दुल्हन की तरह सजाया आशी और बच्चों ने मिलकर। फिर सब मिलकर बढ़िया वाला बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, खूब इंजॉय करती हैं।
फिर आशी अपने दादू दादी के पास घर आ जाती है। दादू सिर में तेल लगा रहे होती हैं और दादी कपड़ों की तह बना रही थी। आशी को देखकर ही दादी बोलती हैं, आ गया मेरा बच्चा, चल मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। आशी, दादी आज क्या बनाया है? मेरा तो पेट फुल है, माही का बर्थडे था ना, तो बस वही खा पी लिया था। दादी, लेकिन मैंने तो आज तेरी पसंद की दाल मखनी बनाई है। आशी एक्साइटेड होते हुए, ओह वाओ मेरी प्यारी दादी, फिर तो आप थोड़ा ला ही दीजिए। अपनी दादी के गले में छूती हुई कहती है तो दादी किचन चली जाती है। आशी अपने दादू के पास जाती है जो आँख बंद किए हुए सिर में तेल लगाने में मस्त थे। आशी तेल लेकर उनके सिर में डालते हुए, दादू आपको कितनी बार बोला है कि आप खुद से मत लगाया करें ये तेल वेल, मैं किस लिए हूँ? दादू, अरे मेरा बच्चा तो इतना थक जाती है, तुझसे काम करवाने अच्छा नहीं लगता है, तो बस अपना ख्याल रख, हम दो बूढ़े हैं ना एक दूसरे के लिए। आशी, दादू आप ही ना, मैं नहीं थकती हूँ और आप दोनों मेरी जान हैं, आपको देखकर तो मेरी बैटरी और ज़्यादा फुल हो जाती है। अब चलिए खामोश बैठिए और आनंद लीजिए। और हाँ दादू, अब हर संडे आप दोनों का फुल ट्रीटमेंट होगा। दादू, फुल ट्रीटमेंट? लेकिन हम तो इतने बीमार नहीं हैं बेटा, कैसा ट्रीटमेंट? आशी, अरे मेरे प्यारे दादू, ट्रीटमेंट से मतलब ब्यूटी पार्लर वाला ट्रीटमेंट, हेड मसाज, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, एवरीथिंग। सुनते हुए दादी भी किचन से खाना लेकर आ चुकी थी, दोनों चौंकते हुए, अरे बेटा इस उम्र में हम ये सब? आशी, देखिए दादू दादी, इस विषय पर कोई बहस नहीं, जब मैं छोटी थी तब मैं आपकी जिम्मेदारी थी, आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। चलिए दादू अब आगे चेहरा कीजिए। दादू दादी, अरे पहले खाना तो खा ले। आशी, बस अभी खाती हूँ मसाज देकर, इतने पेट और खाली हो जाएगा। आशी दादू के सिर में तेल लगाती है और गाती है, मालिश तेल मालिश, चंपी सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। आशी ने इतना मजाकी अंदाज में गाया कि दादू दादी के हंसते हंसते पेट दुख गए। आशी ऐसी ऐसी हरकतें करके अपने दादू दादी को हंसाती रहती, उनका मनोरंजन करती रहती थी। इन सारे प्रोग्राम के बाद तीनों सो जाते हैं। सुबह जब आशी ऑफिस पहुंचती है तो बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं। बॉस, आशी, हमारे कुछ एनआरआई क्लाइंट्स हैं जो घूमने के पर्पस से शिमला आ रहे हैं और उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग वहीं फिक्स करने का आग्रह किया है, तो उनसे डील करने के लिए मुझे तुम जैसे होनहार एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तुम जाओ अपनी तैयारी शुरू करो। आशी, कब जाना है सर? बॉस, परसों मीटिंग है, कल निकलना है तुम्हें। आशी, ओके सर। आशी कैबिन से बाहर आकर कुछ सोच में पड़ जाती है, फिर अपने काम में लग जाती है। शाम में घर जाकर अपने दादू दादी से जिक्र करती है तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दादू दादी, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तो मिलकर पैकिंग करते हैं। तीनों मिलकर पैकिंग में लग जाते हैं। उधर रोहित का ऐसा व्यवहार देखकर उसके मॉम डैड बहुत परेशान होती हैं, लेकिन रोहित के डैड भी अपनी बात पर अडिग रहते हैं। वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फिर से दोनों बाप बेटे की बहस हो जाती है और रोहित गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। अपनी ज़िद मनवाने का इससे अच्छा आइडिया उसके पास नहीं था, तो उसकी मॉम उसके डैड को टीना से मीटिंग करने के लिए मना लेती हैं। रात में रोहित टीना को घर बुलाकर अपने मॉम डैड से मिलवाता है। उसके डैड जब टीना से बात करते हैं तो उसकी बातों से टीना उन्हें पसंद नहीं आती है, क्योंकि टीना का सपना मॉडलिंग का था और उन्हें अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू चाहिए थी, न कि मॉडल बहू। विजय प्रताप सिंह टीना को मॉडलिंग छोड़ने के बारे में बोल देती हैं, तो वो गुस्सा होकर मुंह बनाकर अपने घर चली जाती है और विजय प्रताप सिंह अपना फरमान सुना डालते हैं कि ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती और अगर बहू बनना चाहती है तो मॉडलिंग छोड़ दें और शादी के बाद इस घर में बहू बनकर रहे। तो ठीक है, ले चलता हूँ मैं कल बारात। रोहित बिना कुछ बोले गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। टीना को फ़ोन लगाता है, लेकिन टीना गुस्से में उसका फ़ोन नहीं उठाती, तो वह उसके घर ही पहुंच जाता है। टीना गुस्से से उसे बोलती है,
मुझे अकेला छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से, और मैंने अपना फैसला बदल दिया है अब। रोहित चौंकती हुई, क्या क्या फैसला बदल लिया है तुमने? टीना, शादी का। अब मुझे शादी ही नहीं करनी, डर गई हूँ मैं तुम्हारी फैमिली से। रोहित, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? टीना, तुम्हें पता है कैसी कैसी बातें की अंकल ने मुझसे लॉन में। रोहित, कैसी बातें? टीना, मैं बताकर तुम्हारी फैमिली में और ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती, इसीलिए बस मैंने फैसला कर लिया है। रोहित गुस्से में उसे पूछता है, लेकिन टीना भी गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर की खामोशी के बाद रोहित से चाय कॉफ़ी को पूछती है। रोहित फिर से बोलता है, नो 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 नो, पहले ये बताओ क्या फ़ैसला किया है तुमने आखिर? टीना, छोड़ो ना यार, मैंने नहीं बात करनी। रोहित, क्या छोड़ूं? टीना, मुझे ना मैं होंगी और ना ही और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। रोहित इमोशनल होते हुए, टीना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। टीना, रोहित के हाथ पकड़ते हुए, तो फिर उन्हें छोड़ दो जो हमें अलग करना चाहती हैं, प्लीज़। रोहित सोच में पड़ जाता है तो टीना उसे झंझोड़ती है, ओ हेलो, मैंने इतनी भी बड़ी बात नहीं की है जो तुम सोच में पड़ गए हो। रोहित, नहीं टीना, मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? टीना, तो फिर मुझे छोड़ दो। रोहित, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही अपने मॉम डैड को, मैं कुछ करता हूँ। टीना, तो फिर ठीक है, करना है तो जल्दी करो। और कहते हुए टीना रोहित के गले लग जाती है। रोहित जब घर नहीं जाता तो रोहित की मॉम रोहित को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन रोहित फ़ोन पिक नहीं करता है। उसके डैड अपने फ़ोन से फ़ोन करते हैं तो भी पिक नहीं करता है। उधर एयरप्लेन में आशी अपनी सीट पर बैठे हुए दादू दादी से बात कर रही होती है। हाँ दादू, मैं जाते ही फ़ोन कर दूँगी। हाँ दादी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी। आशी बात ही कर रही होती है कि रोहित भी अपनी सीट ढूंढते हुए आशी के पास आकर खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप जिस सीट पर बैठी हैं वो मेरी है। आशी, आप मेरी वाली पर बैठ जाइए ना प्लीज़, मुझे विंडो सीट पसंद है। रोहित, मैडम ये प्लेन है, ट्रेन नहीं जो आप खिड़की में बैठना है आपको। नियमों का उल्लंघन मत कीजिए, उठिए मेरी सीट से। आशी, अरे आप तो पीछे ही पड़ गए हैं एक सीट के लिए, जब मैं आपसे कह रही हूँ मुझे टेक ऑफ से एलर्जी है तो आप इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? बैठ जाइए ना जहाँ जगह मिल रही है। रोहित की भवें तन जाती हैं, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और दांत कस लेता है और चुपचाप सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, आशी आंखें बंद करके अपना हाथ रोहित के हाथ पर रख देती है। रोहित उसे गुस्से से घूरता है तो आशी छोटी हंसी के साथ अपना हाथ हटा लेती है और उसे सॉरी बोलती है। रोहित कुछ नहीं बोलता, अपना मुंह फेर लेता है। आशी, हे भगवान, काश आप हमें पर लगाते तो हम इस प्लेन में बैठने से बच जाते, जहाँ चाहते वहाँ चले जाया करते उठकर। आशी अपने आप से बातें कर रही होती है। रोहित उसकी तरफ देखकर सड़ा सा मुंह बना लेता है। आशी, वैसे मिस्टर आप किस जगह से हैं? आई मीन मुंबई या फिर कहीं और से? रोहित कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है। आशी मुंह बनाकर उसे धीरे से खड़ूस बोलती है तो रोहित बोलता है, सॉरी, आपने कुछ बोला? आशी, नहीं नहीं, मैं आपको कहाँ कुछ बोल सकती हूँ, आपके कान बज रहे हैं। रोहित, व्हाट यू मीन कान बज रहे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? चुपचाप करके नहीं बैठ सकती हो क्या? अगर एक बार और तुम कुछ बोली ना तो मैं तुम्हें उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। आशी चौंकते हुए, क्या मुझे खिड़की से बाहर फेंकोगे तुम? हाउ डेयर यू? मिस्टर, तुम खुद को समझते क्या हो? इतनी देर से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। उसके बाद काटते हुए, रोहित, क्या क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो? रोहित को इस बात से बड़ा झटका लगा। उसने एयर होस्टेस को अपनी सीट चेंज करने को बोला, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मजबूरन रोहित को उसी सीट पर बैठना पड़ा। आशी को हंसी छूट गई तो रोहित को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उनका शिमला तक का सफ़र यूं ही नोक झोंक में निकल गया। एयरपोर्ट आकर दोनों अपने अपने ठिकाने चल पड़े। आशी अपने होटल में अपने रूम में गई
और आराम से जाकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में चेंज किया, खाया पिया और अपने रूम से बाहर आने लगी। गोल्डन बॉर्डर वाली ब्लैक कुर्ता, गोल्डन पजामी, गोल्डन दुपट्टा, ब्लैक ईयरिंग्स, ब्लैक और गोल्डन चूड़ियाँ, खुले हुए कर्ली बाल, आंखों में काजल, होठों पर हल्के से ब्राउन लिपस्टिक में आशी फिल्म की हीरोइन को भी फेल कर रही थी। अपनी चूड़ियों में अटका हुआ दुपट्टा निकालती हुई आगे बढ़ रही थी तो किसी से उसकी जोरदार टक्कर हुई। वो नीचे गिरने ही वाली थी, जिससे डरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी कमर पर उसे किसी मजबूत हाथों का स्पर्श महसूस हुआ तो उसने पहले अपनी एक आंख खोली, नीचे देखा, चैन की सांस ली कि मैं गिरने से बच गई। लेकिन जैसे ही उसको थामने वाले हाथों वाले पर उसकी नज़र गई तो वह चौंक गई। रोहित ने उसे थामा हुआ था। वो रोहित को एकटक देखती रही। रोहित ने उसे झिंझोड़ा, मिस, ये तुम्हारा बिस्तर नहीं जो इसी पर सोती रहो। आशी, तो मैंने तुम्हें बोला था मुझे गिरने से बचाने के लिए। गलती आपकी है मिस्टर, मैं तो जा रही थी, तुम ही मुझसे टकराए हो। रोहित गुस्से में उसे अपने हाथों से छोड़ देता है। आशी, आउच, बड़े बदतमीज आदमी हो यार। रोहित, बदतमीज मैं नहीं तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरा न्यू मोबाइल गिरकर टूट चुका है और मुझे ही गलत बोल रही हो। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, सिली गर्ल। आशी उसे गुस्से से देखती है। रोहित वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आशी एनआरआई क्लाइंट से मीटिंग करती है। वो आशी से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डील पक्की कर लेते हैं। आशी बहुत खुश होती है। वो शिमला की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने लगती है। रोहित भी उसी होटल में ठहरा हुआ था। इनफैक्ट दोनों के रूम भी आसपास ही थे। आते जाते दोनों का कई बार टकराव होता है। दोनों अपने अपने कमरे में होते हैं। आशी अपने दादू दादी से और रोहित अपने मॉम डैड से बात कर रहा होता है। रोहित अपनी ज़िद बनवाने के लिए घर से भागकर यहाँ आया था। अब उसके डैड उसको वापस बुलाने के लिए उसके सामने घुटने टेकने ही पड़े, क्योंकि उसकी मॉम ने गंगा जमुना बहाई हुई थी। दोनों माँ बेटों ने मिलकर विजय प्रताप सिंह को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया तो उन्हें रोहित को फ़ोन करके कहना ही पड़ा, हम तेरे फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। रोहित बहुत खुश हो जाता है और टीना को फ़ोन करके खुशखबरी सुना देता है। टीना ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और रोहित को जल्दी आने के लिए बोल देती है। रोहित लेटकर टीना के ख्यालों में खोया रहता है। तभी उसकी आंखों के सामने आशिका गिरते हुए वो डरा हुआ चेहरा आ जाता है। यार, बड़ी बदतमीज लड़की है, रोहित बोलकर मुंह बना लेता है। तभी कोई रोहित के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। रोहित दरवाज़ा खोलता है तो सामने आशी को देखकर चौंक जाता है। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या करने आई हो? आशी, मैं कोई रहने के लिए थोड़े ना आई हूँ, मैं तो ये कहने आई हूँ कि। रोहित बीच में टोकते हुए, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फालतू टाइम नहीं है। आशी मुँह बनाते हुए, हेलो, मैं यहाँ बकवास करने नहीं आई हूँ, ये देने के लिए आई हूँ। आशी एक बॉक्स उसके आगे करते हुए कहती है। रोहित, क्या है ये? आशी, मुझसे तुम्हारा फ़ोन टूट गया था, ऐसे तुमने बोला था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तब भी तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन लेकर आई हूँ। रोहित को वो बॉक्स देखकर और आशी की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। वो उसके हाथ से वो बॉक्स लेकर दरवाज़ा पटक देता है। आशी एकदम से बाहर सहमी से खड़ी रह जाती है। कैसा आदमी है यार, इतना ईगो भरा हुआ है, खड़ूस खमंडी कहते हुए आशी अपने कमरे में आ जाती है। रोहित दरवाज़ा बंद करके उस बॉक्स को फेंक कर मारता है। वो बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें एक कीपैड और एक लेटर निकलकर बाहर गिर जाता है। पहले तो रोहित उसे अनदेखा करके बेड पर लेट जाता है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे बैठकर वो लेटर उठाता है, जिसमें लिखा होता है, मिस्टर खड़ूस, सॉरी, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, इसीलिए इस नाम से संबोधित कर रही हूँ। वैसे ये नाम तुम पर सूट करता है। देखो मिस्टर, मेरे बजट में फ़िलहाल ये कीपैड ही आ सकता था, इसीलिए मैं ले आई हूँ। फिर कभी मुलाकात हुई तो तुम्हारा फ़ोन तुम्हें दे दिया जाएगा। अभी इसी से काम चलाओ और एंड्रॉयड मेरे पास उधार समझो। पढ़ते ही रोहित को गुस्सा आ जाता है। वो फ़ोन और लेटर फाड़ कर फेंक देता है और सो जाता है। अगले दिन जब मुंबई आने के लिए रूम छोड़ता है तो उसकी नज़र फ़ोन और लेटर पर पड़ती है।
वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर से प्लेन में दोनों साथ मिलती हैं, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग सीट पर बैठती हैं। दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं अपने अपने घर। रोहित को देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। उधर आशी जाते ही अपने दादू दादी के गले लग जाती है और डील के बारे में बता देती है। दादा दादी बहुत खुश होते हैं अपनी पोती की काबिलियत पर। आशी बहुत खुश थी। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो बॉस उसकी तारीफों के पुल बांधने में लग जाते हैं। जब आशी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऑफिस के बाद वो मॉल जाती है बच्चों के लिए ड्रेसेस लेने। शॉपिंग करने के बाद वो मिकी माउस को बाय करके आगे बढ़ रही होती है तो अचानक उसकी टक्कर हो जाती है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। सामान उठाते हुए जैसे ही वो सामने देखती है, हक्के बक्के होकर कहती है, तुम। सामने रोहित था। वो भी देखकर चौंक जाता है, कहता है, तुम यहाँ भी। तभी एकदम से टीना बोल पड़ती है, तुम। आशी, तुम। आशी में चौंक कर कहती है, टीना, तुम। उन्हें ऐसे देखकर रोहित और ज़्यादा चौंक जाता है। तीनों एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। टीना, रोहित, तुम आशी को जानते हो? और आशी, तुम रोहित को जानती हो? रोहित, ये तुम बताओ टीना, तुम इस बदतमीज लड़के को कैसे जानती हो? आशी चौंकते हुए रोहित को देखती है। टीना भी हैरान रह जाती है। आशी, टीना, तुम बताओ इस खड़ूस के साथ क्या कर रही हो? रोहित की भावें तन जाती हैं। वो मुट्ठी भींच लेता है। तभी टीना बोलती है, आशी, ये रोहित है मेरा बॉयफ्रेंड और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। आशी, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोहित, ये आशी है मेरी बहन, मेरे ताऊ जी की बेटी। रोहित, ओह तो ये है तुम्हारी बहन। टीना, क्यों मेरी बहन नहीं हो सकती क्या? रोहित, हो सकती है, लेकिन तुम दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम कहाँ और ये कहाँ? टीना, ओफो रोहित, तुम कैसी बातें करती हो? आशी रोहित के मुंह को देखती रहती है और झिझक के साथ वहाँ से आगे बढ़ती है। तो टीना उसे साथ में कॉफ़ी पीने के लिए रोकती है, लेकिन आशी एनजीओ में जाना है बोलकर वहाँ से चली जाती है। आशी को स्कूटी चलाते हुए रोहित की बातें याद आती रहती हैं। आशी कुछ अपसेट सी हो जाती है, लेकिन एनजीओ पहुंचकर बच्चों को देखकर वो सब भूल जाती है। वो सब बच्चों को उनके ड्रेसेस देती है तो बच्चे खुशी से झूम उठती हैं। उन्हें देखकर आशी झूम उठती है। फिर आशी घर आ जाती है और घर आकर डिनर करके तब तक जब वो दादू दादी के साथ मस्ती न कर ले तब तक उसे नींद नहीं आती। दादू दादी पोती मिलकर हंसते खेलते हैं और सोने के लिए लेट जाती हैं। लेकिन आज आशी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार आज मॉल में रोहित के द्वारा की गई बेइज्जती याद आ रही थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। फिर उसने अपने दिल को समझाया और सो गई। उधर रोहित के मॉम डैड रोहित की शादी के लिए डिस्कस कर रहे थे, जिन्हें रोहित ने अपनी जिद पर झुकने को मजबूर कर दिया था। अब इकलौता बेटा था रोहित उनका, तो उसकी खुशी के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। रोहित की सगाई की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। आखिर शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून विजय प्रताप सिंह के इकलौते बेटे की सगाई थी, तो वह उसकी शादी से कोई कम नहीं करना चाहते थे। भले ही उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं हो रही थी उनके बेटे की, लेकिन अपने बेटे से प्यार भी बहुत करते थे और जो भी कुछ उनके पास था सब रोहित का ही था। तो शादी का हर फंक्शन डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। उधर टीना रोहित को फ़ोन करती है। रोहित ऑफिस की मीटिंग में बिजी होता है तो फ़ोन नहीं उठाता। मीटिंग के बाद जब फ़ोन चेक करता है तो टीना के मिस्ड कॉल देखकर कॉल बैक करता है। टीना रोहित को किसी से मिलवाने की बोलकर उसे बुला लेती है। टीना रोहित को लेकर आशी के घर जाती है, अपने दादा दादी के पास। जैसे ही टीना दादी दादा के सामने जाती है दोनों उसे देखती रह जाती हैं। प्रणाम दादी दादा, कैसे हैं आप दोनों? दोनों उसे अपनी बूढ़ी आंखों से एकटक देखते रहते हैं और उनकी आंखों के आगे एक एक करके अतीत के पन्ने खुलते जाते हैं। टीना मोहन कुमार मिश्रा और रीमा देवी के छोटे बेटे नकुल कुमार मिश्रा की बेटी है। आशीन के बड़े बेटे प्रफुल्ल कुमार मिश्रा की बेटी है। मोहन कुमार मिश्रा जी एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, आज्ञाकारी पोता और एक बेटा थे। इनके दादा के सारे प्रॉपर्टी, जिसमें बड़ा घर, 100 बीघे जमीन और कुछ गहने थे, सब उनके इकलौते वारिस मोहन कुमार जी के नाम थी। लेकिन मोहन कुमार जी ने कभी इसका फायदा नहीं उठाया।
इनका मानना था कि बाप दादा की जायदाद पर तो निकम्मे लोग ऐश करते हैं। मैं तो अपने जीवन में खुद अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर कुछ हासिल करना चाहता हूँ और हमेशा बैंक कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहे, अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने घर को चलाते रहे और दादाजी की प्रॉपर्टी से एनजीओ चलाते रहे। अपने दोनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई ताकि उनका नाम रोशन करें। अपनी तरह ही उन्हें हमेशा स्वयं की मेहनत का पाठ पढ़ाते रहे। आशा के पापा प्रफुल्ल अपने पिताजी की छवि थे। एक निजी कंपनी के एम्प्लॉय थे, जबकि नकुल उसके एकदम विपरीत था, जो दादाजी की जायदाद पर ऐश करना चाहता था। तो उसने धोखे से वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और शहर के जाने माने रईस में शुमार होने लगा। मोहन कुमार जी के पास केवल उनके दादा का घर है, जिसे नकुल अपने नाम करवाने में असमर्थ रहा। एक ही बाप के दो बेटों और दोनों में काफ़ी अंतर हो चुका था। जहां नकुल अब कई फैक्ट्रीज का मालिक है, वहीं प्रफुल्ल दूसरी दुनिया में जा चुका है। लेकिन उनकी आखिरी निशानी आशी उनके माता पिता के पास है और बिल्कुल अपने माता पिता की प्रतिछाया है। सुंदर, कठिन परिश्रमी, ईमानदार, होनहार सभी गुण आशी में मौजूद हैं। जबकि टीना बचपन से ही घमंडी, तल्ख मिजाजी लड़की रही है। जब अपने मम्मी पापा के साथ इस घर से जा रही थी तो उसने दादी दादा को एक बार भी पलट कर भी नहीं देखा और फिर कभी इस घर में वापस लौट कर नहीं आई। और आज इतने सालों बाद अचानक दादी दादा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने दादी दादा को झिझोड़ा, तब जाकर दोनों अपने अतीत से बाहर आए। उसके सर पर हाथ रखा, उसे छुंकारा, अंदर लेकर गई और अपने बेटे नकुल और बहू के बारे में पूछा। फिर रोहित को देखकर पूछने लगे, ये कौन है बेटा? टीना। ये रोहित है दादा दादी, हमारी शादी होने वाली है। और रोहित, ये मेरे दादा दादी हैं। रोहित कभी टीना तो कभी दादा दादी को देखता। दादा दादी ने दोनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। टीना, आशी कहाँ है दादी? दादी इस वक्त तो अपने एनजीओ में होती है। टीना खड़े होते हुए कहती है, ठीक है दादी, हम वहीं जा रहे हैं। दोनों एनजीओ पहुंच जाते हैं। मौसम बड़ा खतरनाक था। तेज़ हवा चलने लगी। जैसे ही एनजीओ के बाहर जाकर गाड़ी रुकती है, तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। टीना, शिट यार, ये बारिश फिर से शुरू हो गई, सब बेकार कर दिया। रोहित, टीना तुम्हें बारिश से इतनी चिढ़ क्यों है? टीना, यार मुझे गंदा लगता है, सब जगह कीचड़ फैल जाता है, अंदर कैसे जाएंगे? आई हेट रेन। रोहित, बट आई लव रेन। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, मन करता है भीगती जाऊं। रोहित गाड़ी से उतरते हुए जोर से चिल्लाता है, आई लव रेन। टीना उसे गाड़ी से उतरने से मना करती है, लेकिन वो टीना की एक नहीं सुनता और भीगना शुरू कर देता है। वो अपनी बाहें खोले ऊपर आसमान की तरफ मुंह की आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, बादल झुके झुके से है, रास्ते रुके रुके से है, क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा, आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हम तुम, चक धूम धूम चक धूम धूम। रोहित सुनने की कोशिश करता है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो तेज़ कदमों से अंदर जाता है। वाइट जॉर्जेट कुर्ता विद वाइट क्रॉप टॉप इनर वाला सूट जो बारिश की तेज़ बूंदों से उसकी देह पर चिपका हुआ था। वाइट चूड़ीदार वाइट दुपट्टा उसकी कमर पर बंधा हुआ था। खुले भीगे बाल, लग रहा था जैसे बारिश की बूंदों में भी चांद की चांदनी चारों ओर फैली हो। आशी अपनी ही धुन में मस्त होकर बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी, नाच रही थी। उसे कहाँ खबर थी कि कोई उसको बारिश में भीगे हुए हुस्न को निहार रहा है। जैसे ही नाचते हुए आंखें बंद किए हुए वो आगे बढ़ रही थी, उसका पाँव फिसल गया। रोहित ने बड़ी फिल्मी स्टाइल में उसको थाम लिया। उसकी डर से आंखें बंद थी। फिर से उसकी एक आंख खोली और रोहित को देखते ही दोनों आंखें बड़ी हो गई। 2 मिनट तक दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहे। रोहित ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थामे रखा। जब बच्चों की हंसी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो दोनों छेप गए। आशी ने अपना दुपट्टा अपनी कमर से खोला और उसे अच्छे से खुद पर ढक लिया। 2 मिनट बाद रोहित की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित नजरें चुराती हुई, मैं नहीं, टीना यहाँ आई थी। आशी, टीना? लेकिन कहाँ है वो? रोहित, मैं बुलाकर लाता हूँ। कहते हुए रोहित बाहर जाता है, टीना को अंदर लाता है। टीना, यार रोहित, तुम तो पूरे भीग चुके हो, अब कैसे होगा सब? आशी अंदर से चेंज करके आई,
बोले अंदर आ जाइए, कुछ कपड़े रखे हैं अंदर से पहन लीजिए। सब अंदर चले जाते हैं। रोहित उन कपड़ों में कंफर्ट तो नहीं होता क्योंकि वो कपड़े एनजीओ के बच्चों के साथ रहने वाले राजू के थे, लेकिन ऐसे वक्त में कुछ और किया भी नहीं जा सकता था, तो रोहित को मनमार कर पहनने पड़े। टीना आशी को अपने साथ सगाई की शॉपिंग के लिए बोलती है। आशी मना करती रही, लेकिन टीना उससे बना ही लेती है, तो आशी उसे परसों यानी संडे की शाम में बोल देती है। फिर सब अपने अपने घर आ जाते हैं। रोहित सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से डांस करती हुई भीगी हुई आशी बार बार आकर उसकी नींद चुरा ली जाती है। रोहित, यार ये लड़की क्यों बार बार मेरे ख्यालों में आ रही है, टीना से बात करता हूँ। इतना कहकर टीना के पास फ़ोन मिलाकर उससे बातें करने लगता है। उधर आशी की आंखों से भी नींद गायब थी। आज जो कुछ हुआ उसे सोचकर आशी झिझक जाती है। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। इधर रोहित भी काफ़ी देर टीना से बात करने के बाद सो जाता है। आज संडे था तो आशी ने अपने दादू दादी को फुल पार्लर ट्रीटमेंट दिया। दोनों मना करते रहे, लेकिन आशी कहाँ मानने वाली थी। दोनों को बहुत रिलैक्स फील हुआ। दोनों सो चुके थे। रोहित के मना करने पर भी टीना उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आई। तीनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रोहित और टीना आगे वाली सीट पर, जबकि आशी पीछे वाली सीट पर बैठी हुई होती है। सिर्फ टीना बोलती जा रही थी। रोहित और आशी दोनों खामोश थे। तभी आशी बोलती है, प्लीज़ 2 मिनट गाड़ी रोकना। रोहित गाड़ी रोक लेता है। आशी बाहर जाती है। जहाँ एक बुजुर्ग आदमी गुलाब के फूल बेच रहे थे, तो आशी ने पहले उनसे कुछ बातें की, फिर सब खरीद लिए और गुलाब उन्हें दे दिया। उन बुजुर्ग ने आशी के सर पर हाथ रखकर उसे ढेर सारी दुआएं दी। रोहित और टीना उसे गाड़ी में से ये सब करते हुए देख रही थी। जब आशी गाड़ी में बैठी तो टीना, क्या यार आशी सभी खरीदती? आशी, हाँ, क्योंकि वो पापा शाम तक इन्हें बेचती और थक हार कर जरा से पैसे लेकर घर जाती। रोहित, हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? आशी, दिक्कत कुछ नहीं है, बस मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मुझे किक मिलती है ऐसा करने से। टीना, ओफो यार आशी, इससे भला क्या किक मिलने लगी? रोहित, तुम गाड़ी चलाओ। तीनों मॉल पहुंच जाते हैं, जहां रोहित काफ़ी बोर होता है। आशी कनखियों से रोहित को देख रही थी। वो समझ रही थी रोहित बोर हो रहा है। आशी टीना को बोलती है, रोहित को जाने को बोल, हम बाकी शॉपिंग करके आ जाएंगे। टीना को भी जब आशी की बात सही लगी, क्योंकि पिछली बार भी ज़्यादा टाइम होने से रोहित टीना पर गुस्सा हुआ था, तो टीना रोहित को बोल देती है, तुम घर जाओ, बाकी शॉपिंग हम खुद करके आ जाएंगे। रोहित घर चला जाता है। आशी और टीना मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। फिर टीना और आशी अपने अपने घर चली जाती हैं। 2 दिन बाद सगाई का दिन है। टीना और रोहित आशी के घर जाते हैं। दादी दादा को आमंत्रित करते हैं, लेकिन दादाजी मना कर देती हैं। टीना बहुत आग्रह करती है, लेकिन दादाजी बहाने बनाने लगते हैं। फिर रोहित उन्हें बनाता है तो दादाजी आने के लिए मान जाते हैं। दादू की मान जाने पर आशी भी बहुत खुश होती है। 2 दिन बाद आप सभी व्यूवर्स को रोहित और टीना की सगाई में आमंत्रित किया जाता है। ज़रूर आइएगा। रोहित और टीना को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।